मिस्ट्री अनवेल्ड में एक नए शो के साथ आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे घर की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और भूतिया घरों में गिना जाता है, दी एमिटीविले हॉरर। क्या ये घर वाकई में भूतिया है या फिर यह सब एक बड़ा धोखा है? चलिए इस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। यह कहानी 1974 में शुरू होती है, जब न्यूयॉर्क के छोटे से शहर अमिटीविल में एक खौफनाक अपराध हुआ। इस घर में डिफियो परिवार रहता था, लेकिन एक रात 112 ओशन एवेन्यू में घर के बेटे रॉनी डिफियो ने अपने पूरे परिवार को गोली मार दी, अपने माता पिता और 4 बहन भाइयों को। रॉनी ने बाद में दावा किया कि उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिन्होंने उसे इस घिनौने अपराध के लिए उकसाया। उन्हें नवंबर 1975 में दूसरी डिग्री हत्या का दोषी पाया गया और 25 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बहाना था या सच में घर के अंदर कोई अजीब शक्ति थी? 112 ओशन एवेन्यू का यह बड़ा डच कॉलोनियल स्टाइल का घर, जहां 1974 में रॉनी डिफियो जूनियर ने अपने परिवार के 6 सदस्यों की हत्या की थी, इस भयानक घटना के बाद 13 महीनों तक खाली पड़ा रहा। दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लुट्ज ने इस घर को $80,000 में खरीदा। 5 बेडरूम वाला यह घर पानी के पास था। इसमें एक स्विमिंग पूल और बोट हाउस भी था। जॉर्ज और कैथी की शादी कुछ ही समय पहले जुलाई 1975 में हुई थी और दोनों ने यह घर एक नई शुरुआत के लिए लिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह घर उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। कैथी के पहले पति से 3 बच्चे थे, डैनियल 9 साल, क्रिस्टोफर 7 साल और मेलिसा मिस्सी 5 साल, और उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम हैरी था। घर का दौरा करते समय रियल एस्टेट एजेंट ने डिफियो हत्याकांड का जिक्र किया और पूछा कि क्या इससे उनके निर्णय पर असर पड़ेगा। लेकिन जॉर्ज और कैथी ने इसे नजरअंदाज कर दिया और घर को खरीदने का फैसला किया। लुट्ज परिवार 18 दिसंबर 1975 को इस घर में रहने चला आया। घर में अभी भी डिफियो परिवार का काफी फर्नीचर था, जिसे उन्होंने $400 में खरीदा। जॉर्ज के एक दोस्त ने घर के इतिहास के बारे में जानकर उसे पवित्र करवाने की सलाह दी। जॉर्ज एक नॉन प्रैक्टिसिंग मेथोडिस्ट थे और कैथी एक नॉन प्रैक्टिसिंग कैथलिक, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जॉर्ज के एक कैथोलिक पादरी मित्र फादर मैनकुसो ने इस कार्य के लिए सहमति दी। जब उन्होंने पवित्र जल छिड़कना शुरू किया और प्रार्थना करने लगे, तो उन्होंने एक गहरी आवाज सुनी जिसने उन्हें बाहर निकल जाओ कहा। इस घटना के बारे में उन्होंने जॉर्ज या कैथी को नहीं बताया। बाद में उन्होंने जॉर्ज को फोन करके घर के दूसरे माले के एक कमरे से दूर रहने की सलाह दी। फादर के हाथों में कुछ समय बाद फफोले भी निकल आए, जो उनके अनुसार बुरी शक्तियों का संकेत थे। शुरुआती दिनों में जॉर्ज और कैथी को कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब आवाजें, दीवारों से निकलती अजीब गंधें और बिन बुलाए ठंड। जॉर्ज ने महसूस किया कि जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। घर का हर सदस्य डर में जी रहा था। जैसे जैसे जनवरी 1976 के मध्य आया, उन्होंने एक और बार घर को आशीर्वाद देने का प्रयास किया, लेकिन उस रात उन्हें ऐसा डरावना अनुभव हुआ कि वे उसे पूरी तरह से बयां नहीं कर सके। जॉर्ज को बेसमेंट में एक छोटा सा गुप्त कमरा मिलता है। कमरे की दीवारें लाल रंग की थीं और जॉर्ज को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई खतरनाक ताकत वहां छुपी हो। इस कमरे के बारे में घर के पिछले मालिकों ने कभी कुछ नहीं बताया था। अंत में इतने डर और आतंक के बाद लुट्ज परिवार ने घर छोड़ने का फैसला किया। लुट्ज परिवार ने कुछ जरूरी सामान लिया और पास के डियर पार्क, न्यूयॉर्क में कैथी की मां के घर में रहने का फैसला किया और अपनी सारी चीजें वहीं छोड़ दी, 112 ओशन एवेन्यू में।
उन्होंने सिर्फ 28 दिन ही वहां बिताए थे। उन्होंने दावा किया कि घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा थी कि वे और नहीं रह सकते थे। अगले दिन जब एक मूविंग सर्विस ने उनके सामान को शिफ्ट करने के लिए घर में प्रवेश किया तो उन्हें वहां कोई भूतिया घटना महसूस नहीं हुई। कई लोग मानते हैं कि यह एक धोखा था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इस घर में आज भी कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। अमिटिविल हत्याकांड के बाद फादर पेकोरारो ने कहा कि उनकी लुत्स परिवार से केवल फोन पर बात हुई थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वे घर में गए थे, लेकिन उन्हें कुछ असामान्य नहीं लगा। 1979 में एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वे घर में आशीर्वाद दे रहे थे तो उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने थप्पड़ मारा और एक आवाज ने कहा, यहाँ से निकल जाओ। जॉर्ज और कैथी लुत्स ने 1979 में एक पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। हालांकि कुछ लोगों ने पॉलीग्राफ की सटीकता पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि यह झूठ पकड़ने में हमेशा सटीक नहीं होता। 2000 में हिस्ट्री चैनल ने अमिटिविल द हॉन्टिंग और एमिटीविले हॉरर और होक्स नामक एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की। तब से इस कहानी की सत्यता पर बहस जारी है। 1976 के बाद के घर के मालिकों ने कभी भी किसी असामान्य घटना की शिकायत नहीं की। जेम्स क्रोमार्टी ने कहा कि उनके वहां रहने के दौरान केवल किताब और फिल्म के कारण लोग उस घर को देखने आते थे, इसके अलावा कुछ भी अजीब नहीं हुआ। कैथलीन लुत्स का निधन एम्फाइसेमा से हुआ और जॉर्ज लुत्स का निधन दिल की बीमारी से हुआ। दोनों ने 1980 के दशक के अंत में तलाक ले लिया था, लेकिन उनके बीच दोस्ताना संबंध बने रहे। अमिटिविल में लुत्स परिवार के रहते हुए स्टीफन कपलान, जो खुद को एक वैम्पायरोलॉजिस्ट और गोस्ट हंटर मानते थे, को घर की जांच के लिए बुलाया गया था। लेकिन कपलान और लुत्स परिवार के बीच मतभेद हो गया जब कपलान ने कहा कि अगर कुछ धोखा होगा तो वह इसे सबके सामने लाएंगे। बाद में कपलान ने अपनी पत्नी के साथ द अमिटिविल हॉरर कॉन्स्पिरेसी नामक एक आलोचनात्मक किताब लिखी, जो 1995 में प्रकाशित हुई। 6 मार्च 1976 की रात को एड और लोरेन वॉरेन, जो खुद को डीमोनोलॉजिस्ट्स मानते थे, ने न्यूयॉर्क के चैनल 5 के रिपोर्टर माइकल लिंडर के साथ मिलकर इस घर की जांच की। इस दौरान जीन कैंपबेल ने कई इंफ्रारेड तस्वीरें खींची, जिसमें से एक में सीढ़ियों के पास एक शैतानी लड़के की छवि दिखाई दी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। यह तस्वीर 1979 में तब सार्वजनिक हुई जब जॉर्ज और कैथी लुत्स ने पहले फिल्म के प्रचार के लिए द मर्व ग्रिफिन शो में भाग लिया। इसके अलावा पैरासाइकोलॉजिस्ट हंस होल्जर ने भी इस घर की जांच की। वॉरेन और होल्जर का मानना था कि घर में बुरी आत्माओं का प्रभाव है। अमिटिविल, न्यूयॉर्क के स्थानीय निवासी और अधिकारी इस कहानी से खुश नहीं हैं और इस पर बात करने से बचते हैं। जब हिस्ट्री चैनल ने 2000 में द अमिटिविल हॉरर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई तो हिस्टोरिकल सोसाइटी के किसी सदस्य ने कैमरे पर बात नहीं की। तो यह थी दी एमिटीविले हॉरर की कहानी। क्या यह घर वास्तव में भूतिया है या यह सब सिर्फ एक गढ़ी हुई कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।